तो इस क्वेश्चन में कौन कौन सी फोर्सेस ऐड करेंगे ये देखते हैं। ये आपको सिस्टम है, इंक्लाइन प्लेन है, दो एक पुली है और दो मासेस हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या ऐड करेगा, इसका वेट ऐड करेगा। कितना? 5g। तो इसका वेट कितना है? 5g। फिर इसका वेट ऐड करेगा कितना? 2g। तो इसका वेट कितना है? 2g। फिर हम क्या ड्रॉ करते थे? एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करते थे, ये रहा परपेंडिकुलर, सच दैट एक वेक्टर यहां पे जाएगा और एक यहां पे आएगा। अगर ये एंगल 30 तो ये एंगल भी कितना? 30। 2g cos ऑफ 30 एंड यहां पर 2g साइन ऑफ 30 और ये क्या बनेगा? नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक, यहां तक क्लियर है? तो mg cos थीटा, mg साइन थीटा। टेंशन की वैल्यू यहां पे ऐड करेगी टेंशन T, यहां पे ऐड करेगी टेंशन T एंड T, यहां पे ऐड करेगी टेंशन T, यहां पे ऐड करेगी टेंशन T एंड T। क्या स्टेप क्लियर है? क्योंकि एक रस्सी है तो एक ही टेंशन है, होगी पेयर में T एंड T। ये स्टेप भी क्लियर है। अब अगर डायग्राम की बात करते हैं फ्री बॉडी में, तो इसके अंदर ये देख रहे हो, तो इसके ऊपर और नीचे की फोर्स, कौन सी फोर्स इसको ऊपर लेके जा रही है? T, और कौन इसको अपोज कर रही है? 2g साइन 30। तो बनाओ इक्वेशंस। तो बोलो इसकी इक्वेशन, क्योंकि ये ब्लॉक कहाँ आ रहा है? नीचे, तो इक्वेशन क्या बनेगी? नीचे की फोर्स बड़ी, ऊपर की फोर्स छोटी, बड़ी में से छोटी फोर्स इज इक्वल टू 5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है, क्योंकि ये ब्लॉक कहाँ आ रहा है? ऊपर। ब्लॉक ऊपर आ रहा है तो कौन बड़ा? T बड़ा कि 2g साइन 30 बड़ा? T बड़ा। इक्वेशन बोलो, T माइनस 2g साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? इन्हें ऐड करते हैं, ऐड करके 5g माइनस 2g साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 7a। सॉल्व करके किसकी वैल्यू आएगी? a की वैल्यू आएगी। साइन 30 हाफ होता है, कट गया, इज इक्वल टू 7a। a की वैल्यू कितनी आएगी? 4g/7। आप इस वैल्यू को उठा के यहां पे पुट करके क्या निकाल लेंगे? t की वैल्यू आ जाएगी आंसर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है कि कैसे किया इसमें? तो आज के बाद ये एक लाइन प्लेन है और साथ में दो मासेज हैं और एक पुली है। इस सिस्टम को कैसे सॉल्व करना है सबको क्लियर है? ठीक है। ठीक, सब क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको लेट अस सपोज ये आपके पास एक, फिर से एक क्वेश्चन सॉल्व करो सेम। ये लो, ये एंगल सपोज 30 डिग्री है। ये जो एंगल, ये जो एक ब्लॉक है, यहाँ से एक पुली कनेक्टेड है कुछ ऐसे, ये पुली कनेक्टेड है, ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक के साथ कुछ ऐसे ये स्ट्रिंग जारी है, इस ब्लॉक के साथ यहाँ पे एक स्ट्रिंग जारी है कुछ इस तरीके से। तो इसे ट्राई करते हैं। ये 7 kg है, ये 3 kg है और इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी है, क्या होगी? ठीक, तो इसको ट्राई करना है। तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, तुम्हें क्या, हाँ ये भी सही है, क्वेश्चन तो बहुत सही है। वो कह रहा है जी मैं मोशन निकालूं, ये तो बताओ। ये ब्लॉक नीचे आ रहा है कि ये ब्लॉक उधर जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा। ये तो दो, नहीं दूंगा। अब क्या करोगे? बोलो क्या करोगे अब आगे? ये 7 kg नीचे जाएगा, ठीक है, चलो मैं ये 7 kg कर देता हूं। अब बोलो, मैं 7 kg कर देता हूं। अब वो नीचे जाएगा, फिर चलो मैं क्वेश्चन चेंज ही कर दूं यार पहले, अब और मजा आ रहा है। ये लो 7 kg है। अब बोलो कहां जाएगी मोशन? कितने लोग बोलते हैं यहां जाएगी, कितने बोलते हैं वहां जाएगी? यार वहां कैसे जाएगी और यहां कैसे, तुमने कैसे डिसाइड किया? हाँ देखो, क्योंकि यहां वेट क्या लगेगा? 7g, और यहां क्या लगेगा? 7g साइन 30। घट गया, 7g से घट गया तो ये कमजोर पड़ गया इससे, तो फिर ये नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे डिसाइड करना है? चलो मैं कहता हूं जी गलती हो गई, नहीं पता लगा मुझे, मान लो मुझे नहीं पता लगा अब, और मैंने गलत ले लिया, मैंने पेपर में भी गलत ले लिया, तो उससे क्या होगा? आंसर गलत आएगा? नहीं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगी।
इट शोज कि आपने डायरेक्शन क्या ली है, रॉन्ग ली है, पर मैग्नीट्यूड फिर भी सही आएगा। मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, एक्सेलरेशन के आगे नेगेटिव लग जाएगा, उससे पता लगेगा कि आपने डायरेक्शन गलत ली है, तो ऑब्जेक्टिव तो फिर भी ठीक ही हो जाएंगे। चलो जैसे मर्जी ले लो, इसमें मैं ऐसे ही मानता हूं कि ये नीचे की तरफ जाएगा और इसका वेट कहाँ पर है, ये भी नीचे की तरफ है, तो ये क्या है 7g है, ये क्या है 7g है। इसके अंदर ये एक लाइन खींच ली इस तरीके से, तो इसके कंपोनेंट्स बनेंगे। तो एक कंपोनेंट क्या बनेगा, एक कंपोनेंट बनेगा क्योंकि एंगल भी 30 हो जाएगा, तो एक कंपोनेंट होगा 7g cos ऑफ 30 और एक क्या हो जाएगा 7g sin ऑफ 30। और ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन n। इसके अंदर टेंशन ये T, ये T, ये T और ये T, ये लो, ये T, ये T, ये T और ये T, ये लो। तो अब इसकी मोशन को स्टार्ट करें और इक्वेशंस बनाएं। तो ये इधर आएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ये ऊपर की फोर्स है और ये नीचे की फोर्स है, ये ऊपर की फोर्स है और इसके ऑपोजिट ये नीचे की फोर्स है। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि नीचे आ रहे हैं तो नीचे की फोर्स बड़ी और ऊपर की फोर्स छोटी इज इक्वल टू 7 इंटू ए। क्या इस फर्स्ट स्टेप क्लियर है, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा, इसके ऑपोजिट फोर्स छोटी, 7g साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 7 इंटू ए। सेकेंड इक्वेशन इन्हें ऐड करें तो 7g माइनस 7g साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 14 इंटू ए। तो यहाँ पर 7g माइनस 7g बाई 2 इज 14a, 14a। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 7g बाई 2 इज इक्वल टू 14 इंटू ए। तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये कट गया, ये 2 हो गया, तो g डिवाइडेड बाय 4। एक्सेलरेशन को ऊपर पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, t की वैल्यू आ जाएगी। स्टेप समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक। बनाओ डायग्राम। सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा। एन एंगल ऑफ थीटा। सपोज एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, m है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं तो ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ कहाँ आएगा, नीचे, और पक्का आएगा, कोई चांस ही नहीं है रुकने का, फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना, चांस ही नहीं है, नीचे आएगा आएगा। ठीक है, सही है। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको बहुत तेज़ एक्सेलरेट करूँगा, बहुत तेज़ एक्सेलरेट करूँगा, और मैं ये चाहता हूँ कि ये इतनी एक्सेलरेशन हो कि ये मास किस पे रहे, एट रेस्ट, ये नीचे ना आए। तो बताओ वो एक्सेलरेशन क्या होगी, ये क्वेश्चन है। वो एक्सेलरेशन क्या हो, ये क्वेश्चन है।
नहीं नहीं, तुम्हें अपना पेन लगा के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ऐसे ओरली होएगा ही नहीं तुमसे ये। ना ना, ऐसे नहीं होएगा, जी साइन थीटा जी कॉस थीटा नहीं होगा, नहीं होगा। क्वेश्चन है ये देखो, अगर मैं इसमें ये पूछूं कि कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है, तो आप क्या ड्रॉ करोगे? इसका वेट बोलो कहाँ एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और हमेशा की तरह एक लाइन और हमेशा की तरह एक, ये डायग्राम तो 101% बनना ही बनना है। और जिसके अंदर क्या बनेगा, ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। इसका वेट कितना है? mg। ये क्या बनेगा? mg cos थीटा। और ये क्या बनेगा? mg sin थीटा। यहाँ तक बना लो प्लीज, mg cos थीटा mg sin थीटा बना लो यहाँ तक। लगेगी सूडो फोर्स तो वही तो बचाएगी इससे। लगा रहा हूँ, पहले आधा डायग्राम तो बनाए। वेट का कंपोनेंट क्लियर है? mg cos mg sin। नहीं mg तो नहीं है ये, वैसे भी एक्सेलेरेशन mg नहीं हो सकती, g बोलता तो समझ में भी आती है। g tan थीटा सही है, g tan थीटा सही है। देखो जब ये पूरे वेज को मैं लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करवाऊंगा तो इस ये एक बस की तरह है, और इसके ऊपर जो भी चीज़ें वो इनर्शिया फील करेंगी और वो कहाँ जाएंगी? वो पीछे जाएंगी। तो वही तो हो रहा है, आपने इसको लेफ्ट की तरफ क्या किया? पुश किया, ये लेफ्ट गया तो राइट की तरफ इस ब्लॉक पे क्या लगेगी? सूडो फोर्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट की तरफ क्या लगेगी? सूडो फोर्स। कोई डाउट इसमें? अगर मैं किसी भी, देखो ना, आप एक बस पे हो, बस आगे जा रही है तो बस्ता पीछे गिरेगा ही गिरेगा, पक्की बात है। तो अगर ये वेज जो है लेफ्ट जाएगा तो ये ब्लॉक पीछे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। कितनी? ma। ये वेक्टर क्लियर है ma का? इस ma के दो कंपोनेंट्स होंगे, फिर से देखो एक बार इसमें, ये देखो इस ma के दो कंपोनेंट्स होंगे। कैसे? ये देखो, अगर ये थीटा तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या? थीटा। और ma का एक कंपोनेंट होगा ma cos थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा? ma cos थीटा। और एक और कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर, कितना? ma sin थीटा। ma sin थीटा बना लो डायग्राम, ma cos थीटा ma sin थीटा। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? जैसे mg के कंपोनेंट्स है ऐसी ma के भी कंपोनेंट्स हैं। तो एक कंपोनेंट mg का बनेगा mg cos mg sin, एक ma का बनेगा ma cos ma sin। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा cos का बनेगा। तीन केस पॉसिबल है। पहला, आपकी एक्सीलरेशन सफिशिएंट नहीं है, कम है। अगर एक्सीलरेशन सफिशिएंट नहीं है तो ये फोर्स कम पड़ गई, ये फोर्स ज्यादा हो गई, अब ये ब्लॉक स्लोली स्लोली नीचे आ जाएगा। दूसरा केस, अगर ये फोर्स इसके एग्जैक्टली बराबर है जो मैं चाहता हूं इसमें, कैसे? mg sin थीटा इज इक्वल टू ma cos थीटा। उस केस में ब्लॉक किस पे रहने वाला है? एट रेस्ट। तो m से m कट गया, तो a की वैल्यू क्या आएगी? g sin थीटा बाय cos थीटा क्या है? tan थीटा। तो ये लो फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन g tan थीटा, तो यानी कि मेरे को एक्सेलरेशन क्या रखनी है? g tan थीटा। तो ये ब्लॉक किस पे रहेगा? एट रेस्ट पे रहेगा। समझ में आ रहा है यहां तक? और एक और भी केस है, अगर तुमने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया, एक्सेलरेशन ज्यादा कर ली, अब ये बढ़ गया, अब ये ऊपर चढ़ता हुआ ऊपर ही निकल जाएगा। थीटा के कंपोनेंट्स है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है थीटा, तो एम ए का एक कंपोनेंट थीटा के साथ जाएगा जो इसको बैलेंस करेगा। देखो ये ब्लॉक रेस्ट पे है, रेस्ट पे होने के लिए क्या होना चाहिए? एक नीचे की फोर्स है तो एक फोर्स ऊपर होनी ही चाहिए, ताकि नीचे और ऊपर की फोर्स जब बैलेंस होगी तभी वो रेस्ट पे रहेगा। और वो फोर्स कौन देगा? वो एम ए का कंपोनेंट देगा। वो तो ज्योमेट्री है ना, ये थीटा थीटा प्रूव किया था, ये थीटा थीटा प्रूव कॉरस्पॉन्डिंग से हो गया, तो प्रूव क्या करना था? वही पड़ा है। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होता है और इसके परपेंडिकुलर साइन होता है। यही तो ज्योमेट्री, यही तो सीखना है आपने।
देखो आपको सपने थोड़ा आएंगे कि इसके कंपोनेंट बनेंगे, ये तो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस से कि देखो अगर ये केस इस टाइप की प्रॉब्लम आई तो एम के ऐसे कंपोनेंट बनते हैं, एम के ऐसे कंपोनेंट, ये मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये मतलब आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज के बाद अगर सूडो फोर्सेस के क्वेश्चन आएंगे और एक इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा तो कैसे सूडो फोर्सेस लगती हैं और कैसे इनके कंपोनेंट्स लिए जाते हैं। ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, मतलब ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर ये थीटा चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं यार, इंक्लाइन प्लेन वही रहेगा, ब्लॉक भी वही रहेगा, थीटा भी कॉरस्पॉन्डिंग से वही रहेगा, चेंज थोड़ा होगा कुछ भी। पर ये आपको ट्रिक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के न्यूमेरिकल में ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? डायग्राम क्लियर है? ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट। जैसे सपोज आपके पास एक पेंडुलम है या कोई भी एक मान लो स्ट्रिंग है, नीचे ये मास लगा हुआ है, बनाते रहो। ये मास मान लो 5 kg का मास है, 5 किलो का मास है, स्ट्रिंग मासलेस है। आपने क्या किया, आपने इस पूरे सिस्टम को, इस मास को राइट की तरफ फोर्स दी और राइट की फोर्स लगाने के बाद डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, क्योंकि आपने क्या किया, इसको राइट फोर्स अप्लाई की। कितनी अप्लाई की? मान लो 10 न्यूटन अप्लाई की, गिवन है। तो आपने इसको हॉरिजॉन्टल खींचा, हॉरिजॉन्टल खींचा और ये डायग्राम ऐसा बन गया। अब आप ये फोर्स लगाते जा रहे हो 10 न्यूटन और ये बॉब जो है या जो पेंडुलम है ये जैसा है वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। अगर आप 11 न्यूटन लगाओगे तो एंगल बढ़ जाएगा, ये वाला एंगल बढ़ जाएगा, थोड़ा और दूर चला जाएगा। छोड़ दोगे फोर्स लगानी तो वापस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई 10 न्यूटन सच दैट ये जो मास है, दिस मास इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ये वर्ड फिजिक्स वाले बहुत यूज करेंगे, मास इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लो, एक ही चीज है इक्विलिब्रियम का मतलब, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास मस्ट बी इक्वल टू 0, इससे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जब भी एक सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो जाती है तो हम बोलते हैं वो सिस्टम किस में है? इन इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स 0 का मतलब है कि अगर मान लो मेरे ऊपर एक फोर्स लेफ्ट एक्ट कर रही है 10 न्यूटन और एक राइट एक्ट कर रही है 10 न्यूटन, एक नीचे एक्ट कर रही है 10 न्यूटन, एक ऊपर एक्ट कर रही है 10 न्यूटन, तो लेफ्ट की फोर्स इज कैंसल्ड बाय राइट की फोर्स, तो मैं लेफ्ट राइट नहीं मूव करूंगा। और ऊपर की फोर्स इज बैलेंस्ड बाय नीचे की फोर्स, तो मैं ऊपर नीचे भी मूव नहीं करूंगा। तो मेरी नेट फोर्स एक्स एक्सिस में क्या है? 0। नेट फोर्स वाई एक्सिस में क्या है? 0। मैं इक्विलिब्रियम में हूं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल, लेफ्ट की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्स और ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी? 0 और बॉडी मूव नहीं करेगी, वो इक्विलिब्रियम है। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। आपको बताना है इक्विलिब्रियम के अंदर ये जो एंगल है थीटा, ये क्या है ये बताओ। फाइंड एंगल थीटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायग्राम भी बड़ा स्टैंडर्ड है और बहुत बार देखने को मिलेगा आपको बुक्स में। तो इस टाइप का डायग्राम एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मतलब कम से कम 25-30 बार तो इसको कम से कम यूज करेंगे इसे। जैसे इंक्लाइन प्लेन बार बार आ रहा है ना, ये पेंडुलम भी बार बार आएगा, तो इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार बनाना सीख लें और अपने कॉपी में से साथ साथ ड्रॉ कर लें। सबसे पहले जब भी ये स्ट्रिंग टेढ़ी दिखेगी आपको, कभी भी खींच के किसी ने टेढ़ा कर दिया, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, उसमें टेंशन होगी। स्ट्रिंग की टेंशन कैसे बनती है इसको एक बार देख लें। स्ट्रिंग की टेंशन में ये रही, ये स्ट्रिंग की टेंशन है, ये देखो। तो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, बनाओ टेंशन T एंड T, टेंशन T एंड T। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा बॉडी का? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसका मास कितना है? 5 kg। तो वेट कितना है? 5g। तो लिखें 5g। तो एक फोर्स क्या एक्ट कर रही है? 10 न्यूटन, ये आपकी फोर्स है। एक फोर्स क्या एक्ट कर रही है? इसका वेट 5g। एक फोर्स क्या एक्ट कर रही है? टेंशन T, टेंशन T। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में ये हमेशा ड्रॉ करना है, इसके अंदर एक y एक्सिस ड्रॉ करना है ऐसे और एक x एक्सिस ड्रॉ करना है ऐसे, ये करना ही करना है। तो इसमें ये ऐसे बनेगा डायग्राम। अब ये जो टेंशन देख रहे हो, टेंशन, इस टेंशन वेक्टर है ये, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट से पहले ये बताओ, अगर ये थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी क्या है? थीटा है। तो टी वेक्टर के 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ऊपर है और एक कंपोनेंट ये रहा,
ये देखो, तो इसमें ये जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू कितनी है टी कॉस थीटा, और ये वैल्यू कितनी है टी साइन थीटा। टी के तो कंपोनेंट्स हैं टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा क्या बनेगा, कॉस बनेगा, तो टी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ बनेगा, टी साइन थीटा। डायग्राम क्लियर है, हर बार डायग्राम ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में क्या बताया, ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स, और लेफ्ट की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्स। कोई बोला सर ये रह गया, ये क्यों रह गया, इसके तो ऑलरेडी हमने कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए, तो अब टी नहीं लेंगे, अब बस ये 4 वेक्टर लेंगे। तो लेफ्ट की फोर्स क्या है, टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, और ऊपर की फोर्स टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स 5g, इक्वेशन नंबर 2। टी साइन थीटा 10 और टी कॉस थीटा 5g। आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें, तो टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5g। तो t से t कैंसल, क्या आएगा, tan थीटा इज 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10, 10 से 10 कट गया, 1/5। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 1/5 इज दी आंसर। ऐसे एंगल आएगा। ठीक, तो ये ज्योमेट्री समझ में आ रही है, ये वेक्टर समझ में आ रहे हैं कि वेक्टर के कैसे कंपोनेंट्स लिए जा रहे हैं। हर क्वेश्चन में ऐसा ही बनेगा। जी 9 पॉइंट, मैंने 10 जान के लिए, वो 10 से 10 कट रहा था ना, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने 10 ले लिया। डायग्राम समझ में आ रहा है कि कैसे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट कर रही हैं, और सिस्टम के नेट फोर्स 0 है, तो इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप बहुत क्वेश्चन हर बुक में फोर्स का चैप्टर खोल के देख लें, दूर से ऐसे ही बस पेज खोल के देख लें, आपको ये डायग्राम तो पक्का दिखेंगे। जो मर्जी बुक खोल के देख लें, ये डायग्राम पक्का ही दिखेंगे आपको, जिसमें आपको रस्सी टेढ़ी दिखेगी। टेढ़ी रस्सी में हमेशा टेंशन के कंपोनेंट बनते ही बनते हैं, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, ऐसे ही बनता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट करें। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सपोज करो, बनाते जाओ प्लीज, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक मास है, ये मास 5 kg का मास है, और ये एक छत से बांध रखी है स्ट्रिंग, और ये मास किस पे है, एट रेस्ट है। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, ये रेस्ट पे है, टेंशन बताओ स्ट्रिंग में क्या होगी, ये क्वेश्चन है। फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। फिफ्टी 5g सही है। कैसे, आपने इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें सबसे पहले टेंशन का वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करो। ये टेंशन T और ये टेंशन T, ये देखो, देख रहे हो, T एंड T टेंशन हमेशा की तरह, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड कितना, 5g। अब क्योंकि ये किस पे है, एट रेस्ट, रेस्ट पे, तो फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से ना T बड़ा होगा ना 5g बड़ा होगा, तो T मस्ट बी इक्वल टू 5, g को 10 पुट करेंगे तो 50 न्यूटन, आंसर सही है। स्ट्रिंग इसमें मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है। अगर मैं ये पूछूं कि टेंशन यहां पे कितनी है, 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 तो आंसर क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। स्ट्रिंग में टेंशन चेंज नहीं होती अगर स्ट्रिंग का मास नहीं है। अब केस नंबर 2, साथ ही डायग्राम ड्रॉ करो। ये सीलिंग है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग थोड़ी मोटी है इस बार, ये देखो, ये ऐसी है, 5 kg की स्ट्रिंग है। ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी है, इसका मास 2 kg है, तो ये क्या है, दिस इज मास ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मास 2 kg है, एंड स्ट्रिंग की लेंथ 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें मैंने स्ट्रिंग का मास लिया है। अब मुझे ये बताओ
कि स्ट्रिंग की टेंशन यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे सेम होगी या डिफरेंट होगी? ओके, आपको लग ही रहा है कि चलो डिफरेंट है। चलो अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे होगी? यहां पे, बॉटम पे, मिड पॉइंट पे या टॉप पे? ऐसा क्यों लगा तुम्हें टॉप पे? ऐसा क्यों टॉप पे क्यों बोला तुमने, बॉटम क्यों नहीं बोला? अब ये मत कहना मुझे लगा। फिजिक्स में लगा की तो कोई स्टोरी है नहीं ना, लगता तो बहुत कुछ है, लगा कुछ नहीं। मैथ्स क्या बोलता है? सबसे ज्यादा वेट है, सही है। टेंशन क्यों है? क्योंकि भार लग रहा है नीचे, वेट है नीचे। तो हो क्या रहा है, यहां पे जो टेंशन अगर कैलकुलेट करें, यहां की टेंशन निकाल लो, तो यहां की टेंशन है यहां का वेट प्लस 5g वेट। आपकी रस्सी का भी वेट है ना, तो यहां का वेट प्लस 5g वेट। यहां पे अगर टेंशन निकालनी है तो यहां का वेट प्लस 5g वेट। यहां पे अगर टेंशन निकालनी है पूरी रस्सी का वेट प्लस 5g वेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर है? एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो अगर रस्सी टूटी तो वहीं से टूटेगी। आपने अगर ज्यादा भार लगा दिया और आपने इसको टांग दिया, और रस्सी की टूटने की जो टेंडेंसी है वो ऊपर की तरफ रहती है, नीचे से रस्सी नहीं टूटती। जब सामान नीचे गिरेगा रस्सी टूटने के बाद रस्सी भी साथ गिरेगी। अब देखते होंगे अगर ऐसा केस है, रस्सी ऐसा नहीं होता सामान गिर गया रस्सी ऊपर लटकी रहेगी, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपने टाइटली इसको बांध रखा है तो रस्सी के साथ ही मांस गिरता है, क्योंकि रस्सी को तो ऊपर से टूटना है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पहला पॉइंट क्लियर है, टेंशन वेरी होगी, चेंज होगी अगर स्ट्रिंग का मास लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्या चलो ठीक है ये समझ में आ गया कि टेंशन तो चेंज होगी। मान लो आपको कहा गया टेंशन निकालो। टेंशन कहाँ निकालनी है? टेंशन यहाँ पे निकालनी है, सच दैट ये जो है डिस्टेंस 6 मीटर है, 6 मीटर पे टेंशन निकालनी है। क्या है ये क्वेश्चन है। अब देखो ना, आपने बोला टेंशन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, अब मेरे को डिस्टेंस तो देना पड़ेगा ना, 6 मीटर ऊपर, 4 मीटर ऊपर, 3 मीटर ऊपर। तो टेंशन मुझे 6 मीटर पे निकालनी है, कितनी है ये क्वेश्चन है। तो फिर टेंशन का फॉर्मूला लगेगा क्या? देखो मूव तो कुछ कर नहीं रहा, टेंशन की वैल्यू होगी वेट ऑफ स्ट्रिंग का वेट ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ? 6 मीटर प्लस 5g वेट तो होगा ही होगा। 6 मीटर लेंथ का वेट अगर हम निकाल लें वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आपको पहले 6 मीटर की वेट की वैल्यू निकालनी है, उसमें 5g ऐड करना है। पता नहीं, देखता हूं। ठीक है, 6 मीटर लेंथ का वेट निकाला कैसे आपने? ठीक, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मास रस्सी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है 2 किलो के मास में ये पतली रस्सी है और ये मोटी रस्सी है, पता लगे आधे किलो की और ये 1.5 किलो की, ऐसा नहीं है। या ये भी नहीं कि यहाँ पर सारा मास यहाँ पर 1.5 किलो का यहाँ पर है और यहाँ पर पतली सी रस्सी लगा दी 0.5 kg, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर रस्सी की लेंथ 10 मीटर है तो मास कितना है? 2 kg है। अगर 1 मीटर है तो मास कितना है? 2/10 kg है। और अगर 6 मीटर है तो कितना? 2/10 इंटू 6। क्लियर है यहाँ तक? तो कितना आएगा? 6 डिवाइडेड बाई 5 kg है। तो मास की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5 kg है। कोई डाउट इसमें? क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मास कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है? आपने ठीक बोला कि मास अपॉन लेंथ 2/10 इंटू 6। ओरली कर सकते हो, ओरली कर लो। अब मास अपॉन लेंथ ले लो पूरी रस्सी की, मास कितना है? 2 kg और लेंथ कितनी है? 10 मीटर को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ और लेंथ कैंसिल, तो क्या बचेगा? सिर्फ मास। नहीं तो मन में ऐसे कर लो तो भी चलेगा। तो अब ये क्या आ गया? 6/5 kg। तो बोलो टेंशन क्या आएगी? 6/5 प्लस 5g। क्या ही करेक्ट है? मैंने मास पुट कर इसमें 6/5 प्लस 5 ब्रैकेट में होगा या ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें क्या गलती है? एक वेट है और एक मास है, ये केजी में आया है और टेंशन तो वेट होता है, क्योंकि ये 5 kg था, 5 को g से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? वेट आया। g से मल्टीप्लाई करके वेट आएगा, ऐसे इसको भी g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतने न्यूटन आंसर आएगा। g लगाना मत भूल जाना, पता लगे जो इसमें मास तो निकाल गया और फिर भूल गए g लगाना। तो m इंटू जी वेट है, तो g से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो
टेंशन की वैल्यू क्या हुई, ऊपर का वेट और नीचे का वेट। डन। कोई बच्चा कहता है यार मुझे ये नहीं समझ में आया, ये तो ठीक है, आप कह रहे ठीक है, ये समझ में नहीं आया कि ऊपर की रस्सी का वेट क्यों नहीं लेते आप। वो भी तो अगर मैं यहाँ पे हाथ पे पकड़ लूँ इसको और मैं फील करूँ तो ऊपर का वेट भी तो पड़ रहा है मेरे ऊपर, तो फिर वो क्यों नहीं लिया। क्या वो ले कि नहीं ले, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे टेंशन की जो वैल्यू है वो ठीक है, नीचे का वेट लेंगे, मतलब यहाँ पे अगर टेंशन निकालनी है तो बस नीचे नीचे का वेट लेंगे, ऊपर का नहीं लेंगे। सही है, ठीक है, ऊपर का नहीं लेंगे, ठीक है, सही है, क्योंकि वेट हमेशा कहाँ ऐड करता है, वर्टिकली। तो जो मैं यहां से पकड़ूंगा, जहां से भी पकड़ूंगा, मुझे नीचे के भार को उठाना है, ऊपर को थोड़ा उठाना है, ठीक है। चलो कोई बच्चा कहता है नहीं समझ नहीं आया, मैंने तो फिर ऐसा कर, जब ऊपर का वेट ले ही रहा है तो छत पे टांग रस्सी, अगर तो ऊपर का वेट ले रहा है, इस रस्सी का भी ले रहा है, तो छत का भी ले लेना, फिर तो छत के ऊपर सामान पड़ा है उसका भी ले ले, फिर तो एटमोस्फेयर का भी ले ले, ऊपर से एयर का एटमोस्फेयर भी है। ऊपर का वेट नहीं काउंट होगा, जहां से आपने टेंशन निकाली, जहां पे आपको टेंशन निकालनी है, सिर्फ नीचे का वेट काउंट होगा, ऊपर का वेट काउंट नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें, कोई डाउट इसमें। तो लिखो फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ये एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक है, ये फोर्स है, ये फोर्स 100 न्यूटन की फोर्स है, 5 kg है, 2 kg है, ये स्ट्रिंग है, 10 मीटर की स्ट्रिंग है जिसका मास 2 kg है। तो जो स्ट्रिंग है उसका मास और लेंथ दोनों गिवन है, और आपको टेंशन निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है जब ये डिस्टेंस 2 मीटर है। 2 मीटर पे आपको टेंशन निकालनी है, क्या ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये अगर 2 मीटर है तो ये कितने मीटर है, 8 मीटर है। 2 मीटर स्ट्रिंग का मास कितना है, कैसे निकाला। 10 मीटर स्ट्रिंग का मास कितना है, 2 kg। 1 मीटर स्ट्रिंग का मास क्या है, 2/10 kg। और 2 मीटर स्ट्रिंग का मास कितना है, 2/10 इंटू 2, कितना आ जाएगा, 0.4 kg। ठीक है यहाँ तक। तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लेंथ के प्रोपोर्शनैलिटी में आपने उसका मास निकाल दिया। कोई डाउट इसमें। तो मास 0.4 kg लिख लेते हैं, 0.4 kg। तो बोलो इसका मास कितना है, ऐसे मत सॉल्व करना। टोटल स्ट्रिंग का मास कितना है, 2 kg। 2 kg में से 1.4 माइनस किया, 1.6 kg। सही है। समझ में आ रहा है यहां तक। तो मासेस ले लिया आपने।
अब एक बात बताओ, तुम्हें टेंशन कहाँ निकालनी है? तुम्हें जो टेंशन है वो यहाँ पे निकालनी है, या ये टेंशन है अंदर? टेंशन पैर में होगी। टेंशन है क्या चीज वैसे? टेंशन पैर में होती क्यों है? क्या है टेंशन? फोर्स है, और फोर्स टेंशन की इक्वल एंड ऑपोजिट है। मतलब कि इस पूरे सिस्टम ने, ये पूरे का पूरा, इस पूरे सिस्टम ने और इस पूरे सिस्टम ने एक दूसरे पे क्या लगानी है? फोर्स। और वो अंदर की फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन। तो मतलब अगर मुझे यहां टेंशन निकालनी है तो लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स। वही टेंशन है, इसके अंदर की फोर्स को टेंशन बोलते हैं। मैं थोड़ा डायग्राम को इजी बनाना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगर देखो, सबसे बड़ी बात कि आपको ये पता है कि ये 2 kg, ये 1.6 kg, और यहां आपका क्वेश्चन यहां पे सॉल्व होना है, सबको पता है। तो ये दो अलग अलग ब्लॉक्स लेने का मतलब ही नहीं है। तो मैं सिंपली एक काम करता हूं, मैं इमेजिन करता हूं कि ये एक ही ब्लॉक है और ये रस्सी है, मान लो ये स्ट्रिंग है, ये ऐसे बना रहा हूं मैं। और एक काम करता हूं, इसके अंदर 2 kg और 1.6 kg क्या बना? 3.6 kg। ठीक है, तो ये डायग्राम बन गया यहां तक का। फिर यहां तक का डायग्राम कैसे इमेजिन करेंगे? यहां तक के डायग्राम में फिर से डायग्राम बनाते हैं। देखो ये रहा, कुछ ऐसे बना लेते हैं। देखो ये डायग्राम बन गया। तो ये 5 है और ये 0.4 है, 5.4 kg। मतलब मास इकट्ठा कर लो ना, बीच में टुकड़े करने का मतलब नहीं है मास का। तो अपने को तो क्वेश्चन ही यहाँ पे सॉल्व करना है, तो फिर ये एक मास है और ये एक मास है, बात ही खत्म है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मैंने एक तरीके से इसका फ्री बॉडी डायग्राम से बना रहा हूँ। तो ये फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन है। टेंशन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। जो टेंशन है, देखो टेंशन इक्वलेंट क्या होगी इसमें? ऑपोजिट होगी। जो टेंशन है टी एंड टी, वो क्या होगी? इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। तो यहां पे टेंशन निकालनी है, तो मैंने इक्वल एंड ऑपोजिट बना दिया। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? फर्स्ट लेक्चर था फोर्स का। मैंने आपको कनेक्टेड मोशन में 2 ब्लॉक्स दिए थे और उनकी कांटेक्ट फोर्स पूछी थी। क्या है? मैंने एग्जांपल दिया था, बेंच में मेरा हाथ आ जाए, कांटेक्ट फोर्स निकालो। ये वही तो है, फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 ब्लॉक्स। जो 2 ब्लॉक्स की कांटेक्ट फोर्स है वही इसकी टेंशन है। क्योंकि टेंशन क्यों है? क्योंकि 2 बॉडीज आपस में कांटेक्ट में अंदर जुड़ी हुई हैं। तो मैं अगर इसका थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बना दूं, तो ये एक बॉडी बन जाएगी, ये दूसरी बॉडी बन जाएगी। शेप का तो कोई फर्क नहीं है। ये बॉडी 3.6 kg की है, ये पूरे का पूरा 3.6 है, पूरे का पूरा 5.4 kg है। कुछ ये मेरा डायग्राम बना। अब एक काम करते हैं, टेंशन का एक वेक्टर राइट बनेगा टी, और एक वेक्टर कहाँ बनेगा? लेफ्ट बनेगा टी। राइट और लेफ्ट क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा कहाँ मूव करेगा? टुवर्ड्स राइट। ये पूरे की पूरी जो रस्सी है और ब्लॉक्स हैं वो 100 न्यूटन की वजह से कैसे मूव करेंगे? टुवर्ड्स राइट। और राइट मूव करने का मतलब 3.6 kg पे ये टेंशन ही तो है जिसको कहाँ लेके जा रही है? टुवर्ड्स राइट। टेंशन को राइट लेके जा रही है और यहाँ की टेंशन इसको रोक रही है। दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। तो फर्स्ट बॉडी के लिए t इज इक्वल टू 3.6 इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड बॉडी के लिए 100 माइनस टी इज 5.4 इंटू ए, सेकेंड इक्वेशन। टी से टी कट गया। 100 इज इक्वल टू कितना आया? ये 9 है। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 100/9। इस ए को उठा के जहां मर्जी पुट कर दो, टेंशन आ जाएगी, डन। मेन बात क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मेन बात है ये क्वेश्चन रस्सी भी ब्लॉक की तरह ही तो है ना, मोटी रस्सी है, ब्लॉक बॉडी है, फिक्स्ड बॉडी है। तो कुछ नहीं किया, इस रस्सी को ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया और फिर इनके बीच में क्या निकाल दी? कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स तो फर्स्ट लेक्चर से आपको वैसे भी आती है। वैसे रस्सी के मास गिवन नहीं होते, वैसे बता दूं, बहुत ही रेयर है। फिर भी हम इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि बाई चांस किसी के दिमाग में आ जाए और कहीं रस्सी का मास भी ले लो तो कम से कम पता तो हो कि करना क्या है। वैसे नॉर्मली आते नहीं है, स्ट्रिंग के मास लेते नहीं है, मासलेस स्ट्रिंग होती है। बट समझ में आ रहा है कि अगर बाई चांस अगर वर्टिकल में आ जाए, हॉरिजॉन्टल में आ जाए, तो कैसे सोचना है आपने इसमें? ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपने बस ये एक ब्लॉक ले लेना है, एक ब्लॉक ले लेना है और इनके बीच में क्या निकाल देनी है? कॉन्टैक्ट फोर्स। और 2 ब्लॉक्स की कॉन्टैक्ट फोर्स आपको निकालनी आती है। हमने ऑलरेडी की हुए हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो आंसर
आएगा वो आएगा कि सपोज, डायग्राम बनाओ, ये आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये लो स्प्रिंग बैलेंस आपके घर में भी होता है, वो कोई चीज़ तोलनी होती है तो स्प्रिंग सा लगा होता है, और सिलेंडर उठाना है, कोई और चीज़ उठानी है तो उसका वेट तोला जा सकता है, बड़ा जोर लगता है, वो एकदम स्प्रिंग बड़ी मुश्किल से खींचता है उसका। स्प्रिंग बैलेंस में स्ट्रिंग है, रस्सी है, इलास्टिक रस्सी है या स्प्रिंग है, कुछ भी है, हमारे क्वेश्चन में मासलेस है। वैसे एक्चुअल में होता नहीं, एक्चुअल स्प्रिंग का मास होता है, वेइंग बैलेंस का मास भी होता है, मास होता है, लेकिन हम यहाँ मासलेस ले रहे हैं, पूरा मासलेस है। तो ये कुछ रीडिंग शो करेगा कि रीडिंग क्या शो करता है, स्प्रिंग बैलेंस इसका क्या शो करता है, इसका क्या निकालेगा, वेट, मास नहीं, वेट। तो इसका वेट निकाल, तोल के बताएगा इसका वेट कितना है। अब प्रिंसिपल क्या है इसके काम करने का, ये क्या करता है, वेट कैसे निकालता है, हवा में है, जमीन को टच नहीं करेंगे नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो सकता, टेंशन। इसमें स्ट्रिंग दौड़ती है या स्प्रिंग दौड़ता है, स्प्रिंग खींचता है, उस खींचने को की फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन। तो स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करता है, ठीक हो गया। जैसे वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, हम ये नहीं कहते वेट मेजर करती है, वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, और ऐसे स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करता है। तो रीडिंग क्या आएगी बोलो, ये रेस्ट पे, रेस्ट पे बोलो रीडिंग क्या है, कितनी रीडिंग होगी, 5G किया तो था। आप इसकी डब्बे को छोड़ो, डिब्बा चाहिए नहीं मेरे को, ये तो दिखाने के लिए है। आपको तो अंदर की रस्सी की टेंशन निकालनी है, और टेंशन हमेशा पेयर में होती है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी। क्योंकि ये रेस्ट पे है, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो फिर T किसके इक्वल आएगा, 5G। तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, 5G। तो आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखेगा आपको ये वेइंग बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस दिखेगा, वो पूछेगा इसकी रीडिंग क्या है, इसकी रीडिंग आपको क्या देगी, टेंशन देगी। आपको टेंशन निकालनी है, बात खत्म। आप इस मशीन पे मत जाना, बस आप टेंशन निकाल देना। जैसे आपको अगला क्वेश्चन ऐसे दिखेगा कि सपोज ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, सपोज ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है, ये तीसरा स्प्रिंग बैलेंस है, ये ब्लॉक है 5 kg का, ये 5 kg का ब्लॉक है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग दौड़ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रिंग चल रही है ऐसे। तो आपको बताना है कि इसमें रीडिंग क्या होगी, इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग क्या होगी। ये सीरीज में लगे हुए हैं और नीचे 5 kg का ब्लॉक है, और किसी भी स्प्रिंग बैलेंस का मास नहीं है और रस्सी का भी मास नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, 5G 5G 5G। क्योंकि अगर मास ही नहीं है तो टेंशन हर में क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो आंसर क्या आएगा, 5G 5G और 5G। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो हमने कोई स्प्रिंग बैलेंस थोड़ी ना सॉल्व किया, हम तो टेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व की, और हमें टेंशन निकालनी तो आती है, हमें तो अब टेंशन 2 बार आती है। हमें तो अगर वो इस स्ट्रिंग का मास ले तब भी आती है, बिना मास के भी आती है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन है, सपोज ये एक टेबल है, बनाओ, यहां पे एक पुली है, यहां पे एक पुली है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ का मास 5 kg है, यहाँ का मास 5 kg है। तो आपको ये बताना है कि इसकी रीडिंग क्या है, ये क्वेश्चन है। स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करेगा, 5G 5G है। आंसर, आंसर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या है, 0 5G
0 कि 10G? देखो तीन चीजें माइंड में आ रही है, मुझे मालूम है, या तो 0 है 5G कैंसिल, या फिर 5G है, उसने बोला 5G है, या फिर 10G है। बोलो 10G वाले कितने हैं? 10G वाले कि इधर से लगा 5G, इधर से भी लगा 5G, ये स्प्रिंग बैलेंस खींच गया कितना? 10G। ओके 5G वाले कितने हैं? एक है। 0 वाले कितने हैं? देखो 0 तो मैं आपको बता देता हूं, 0 तो नहीं है। 0 इसलिए नहीं है, रस्सी अगर खींचेगी तो टेंशन आएगी, ये सही है। एक बच्चा यहां झूल रहा है, एक बच्चा यहां झूल रहा है, फिर कहते हैं रस्सी भी टाइट नहीं है, रस्सी तो टूटने वाली हुई पड़ी है। सोचो अगर दोनों 5 kg के बच्चे झूल जाएंगे तो रस्सी टाइट नहीं हो जाएगी कि लूज रहेगी, बल पड़े रहेंगे रस्सी में? नहीं, टाइट होएगी। तो 0 तो नहीं है। अगर रस्सी बिल्कुल टाइट नहीं है, बल पड़ गए हैं, तो फिर 0 है टेंशन। बिल्कुल टाइट है तो टेंशन 0 नहीं है, कम से कम आंसर 0 तो नहीं है। हाँ वो लगता है, मन कहता है 5G आपस में कैंसिल हो गए तो आंसर 0 हो गया, वो बात अलग है, 0 नहीं है। ओके 10G वाले भी काफी है। देखो आप मुझे आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आप रूल पे नहीं जा रहे, आप अपने मन की बात सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है ये 10 है, मुझे लग रहा है वो कैंसर, ये लगने वाला तो लॉ है ही नहीं कोई, वो तो न्यूटन लगा देता। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बोल दिया था स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? टेंशन। तो आप अपने मन की कुछ ना सुनो, आप टेंशन निकालो बस। और टेंशन कैसे? आप सिंपली इसके अंदर क्या करो, टेंशन ड्रॉ करो। ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, उसी तरीके से ये टी और ये टी, ऐसे यहां पर टी एंड टी सेम रहेगी, एक ही रस्सी है ना, टेंशन हर पॉइंट पर क्या रहेगी? सेम। इसका वेट 5G, इसका वेट 5G। ये लो, अब बोलो क्या ये रेस्ट पे है? बिल्कुल रेस्ट पे है, क्योंकि 5G बराबर है। फ्री बॉडी डायग्राम से बोलो टी किसके इक्वल है? तो आंसर 5G है, सही है 5G। चाहे उधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, आंसर 5G। तो हर रस्सी पे हर पॉइंट पर टेंशन रिमेन सेम, ऐसा रूल ही नहीं है कोई भी। मैंने टेंशन निकालने को बोला, ऐड तो कभी रस्सी की टेंशन होती नहीं है, टेंशन बस एक जगह से निकलेगी और वो सभी में सेम रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे होगी? स्प्रिंग मासलेस है, रस्सी मासलेस है, स्प्रिंग बैलेंस मासलेस है, तो चेंज कैसे होगी? ये तो डराने के लिए, दिखाने के लिए डिब्बा बन गया। मत बनाओ, ये डिब्बे का काम क्या है? ये कौन सा डिजिटल रीडिंग है तुम्हें रीडिंग दे रहे हैं? हटा दो इस डिब्बे को, तुम्हें एक स्ट्रिंग दिखेगी घूमती हुई, और एक ही रस्सी जा रही है पूरे सिस्टम में। एक रस्सी में एक ही टेंशन होती है, दो टेंशन नहीं आ सकती, ठीक है ना? यहाँ तक तो दो टेंशन आएगी नहीं। चलो मैंने आपकी बात मान भी ली 1 मिनट के लिए, चलो मेरे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। ये टेंशन 5G, तो ये भी टेंशन 5G है। फर्क क्या पड़ रहा है? क्योंकि ये भी तो रेस्ट पे ही है, तो T और 5G बराबर है, तो भी टेंशन बराबर ही है। तो इधर से सॉल्व कर लो या इधर से सॉल्व कर लो, आंसर सेम है। अच्छा बोलो, मैं पूछूंगा, अगर मान लो ये 50 kg होता और ये 5 kg होता, अब मैं क्या करता? क्वेश्चन ये है, अगर क्वेश्चन ही पूछने वाला था, आपने पहले पूछ लिया। एक 50 kg, एक 5 kg, अब मेरे को बोलो क्या करूंगा मैं? कैसे निकले? टेंशन इंडिविजुअल का, तो टेंशन एक ही रहेगी। किसका? तो फिर आंसर क्या होगा? नेक्स्ट बोलो। क्या लोगे इसमें फिर? क्या आगे? यहां तक ठीक है आपकी बात, आगे क्या? अब मैं क्या करूं? मतलब ये पेन उठा के क्या लिखूं? बोलो क्या लिखूं? ये वो कह रहा है अगर ये 50 kg है तो मैं, ओ सॉरी ये 50 kg है तो ये ऐसे डायरेक्शन बना दी आगे। हाँ, इसमें एक्सेलरेशन ली जाएगी। अब ये सिस्टम मूव करेगा तो अब आपको ए और ए एक्सेलरेशन लेनी पड़ेगी। अब लगाना पड़ेगा 50G माइनस टी इज 50A और T माइनस 5G इज 5A। सॉल्व करो, टी निकाल लेना, आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो। अब ये वैसे नॉर्मल, अरे ये स्प्रिंग बैलेंस तो कुछ है ही नहीं, ये तो बस नॉर्मल पुली के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो मैं अगर ये स्प्रिंग बैलेंस ना बनाऊं, तुमसे वैसी टेंशन पूछ लूं, तो बात तो एक ही है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन टेंशन निकालने के ही क्वेश्चन है, आप सिर्फ टेंशन निकाल रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है,
सपोज बनाओ इसे, एक स्ट्रिंग है, मान लो एक स्ट्रिंग है, बनाओ इसे प्लीज, एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के ऊपर ये एक फायरमैन लटका हुआ है। फायरमैन मतलब वो आग लगी है, ऊपर चढ़ेगा, रस्सी से चढ़ेगा, ये स्पाइडरमैन लटका हुआ है। और बोलो तुम छोड़ो, तो स्पाइडरमैन लटका हुआ है इस तरीके से, और ये क्या कर रहा है, ये ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, अपने रस्सी पे ऊपर चढ़ेगा। अब देखो क्या होगा, अब सपोज इसका जो मास है ये 5 kg है जो ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, 5 kg है, ये रस्सी है, पूरी की पूरी रस्सी नीचे जा रही है। मेरा पहला क्वेश्चन है, आगे ध्यान आके, मेरा पहला क्वेश्चन है, यहां पे इस पोर्शन में रस्सी के टेंशन क्या है? दो हिस्सों में रस्सी को बांट दिया, एक जहां से उसने हाथ से पकड़ा हुआ है रस्सी को, नीचे और ऊपर। नीचे रस्सी पे टेंशन क्या है, ऊपर टेंशन क्या है? यहां पे वो कहता है 0 है, सही है गलत है? सही है। कितने लोग बोलते हैं 0 और कितने लोग बोलते हैं 5G है? 5G लग रहा है आपको, 0 नहीं लग रहा? कुछ तो होगी आप कह रहे हो। तो हवा में लगता रहेगा, वो तो रस्सी काट भी देगा तो भी 5G तब भी लगी रहे, वो उसको कौन सा रस्सी चाहिए वेट लगाने के लिए। अच्छा, प्रैक्टिकली एक काम करते हैं, एक रस्सी लगाते हैं और आप सच में चढ़ते हो, तो आप जहां से हाथ पकड़ते हो उसके नीचे की रस्सी लूज नहीं होती, झूल रही होती है। झूल ही रही है तो टाइट ही नहीं है, टाइट ही नहीं है तो टेंशन क्या है? 0, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तुम अगर बहुत हाइट पे कोई बंदा रस्सी पे चढ़ रहा है, रस्सी टाइट कहां दिखेगी? ऊपर की तरफ। उसने जो हाथ पकड़ा हुआ है उसके ऊपर बिल्कुल टाइट होगी, उसका पूरा वेट लगा हुआ है, पर नीचे नीचे झूल रही है, तो नीचे टेंशन क्या है? 0। इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, कहने का मतलब ये है, इसका पता लगे इसका भी फ्री डायग्राम बन गया, मत बनाना। पहला क्वेश्चन तो यही है। नेक्स्ट, अब बताओ, क्वेश्चन है कि ये फायरमैन और ये रस्सी का बिल्कुल भी मास नहीं है, बिल्कुल भी मास नहीं है, तो इस ऊपर वाले हिस्से में क्या डेवलप हो जाएगी? टेंशन। बनाओ, टेंशन कैसे ऐड करेगी? पेयर में TNT, टेंशन TNT। अब ये बताओ, टेंशन की वैल्यू इसमें क्या होगी? ये बंदा ऊपर चढ़ रहा है 5G, ये मैंने नीचे इसका वेट बनाया कितना? 5G, तो आपने बोला टेंशन 5G। मैंने ये बोला आपको कि ये बंदा ऊपर चढ़ रहा है, तो टेंशन 5G रहेगी या नहीं रहेगी, या चेंज हो जाएगी? रस्सी का मास नहीं है, इसके चढ़ने से टेंशन चेंज हो सकती है रस्सी की। वेट इसका 5G है, ऐसा सोचना कि ऊपर चढ़ेगा तो इसकी जो है इसका वेट बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 5G है। अब एक्सेलरेशन से फर्क पड़ेगा तुम्हें लगता है? ना, सूडोफोर्स लगेगी नहीं इसमें, नहीं लगेगी, सूडोफोर्स का क्वेश्चन ही नहीं है। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि 5G लगेगी, ये कितना भी तेज चढ़ जाए, तेज तेज तेज, स्लो स्लो स्लो, कोई चक्कर नहीं, T 5G रहेगा। चेंज होगा आपको लगता है? ओके, कितनों को लगता है चेंज होगा? तेज चढ़ने से स्लो चढ़ने, और कितनों को लगता है नहीं फर्क नहीं पड़ेगा यार, बंदे का वेट तो सेम ही है, फर्क ही नहीं पड़ रहा, रस्ते टूटना है टूट ही लेना है, मतलब अगर मैं स्लो चलूं या फास्ट चलूं फर्क ही क्या पड़ रहा है? ठीक है, देखते हैं। मान लो ये पर्सन ऊपर जाता जाता एक्सेलरेट कर रहा है, ए, बनाओ इक्वेशन। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसकी ऊपर की इक्वेशन T, जो इसका ऊपर का डायग्राम है, यहाँ पे ऊपर का डायग्राम में क्या बनेगा? T, और नीचे क्या है? 5G। इक्वेशन बोलो, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो T माइनस 5G, ऊपर की फोर्स बड़ी, नीचे की फोर्स छोटी, T माइनस 5G कितना? इज इक्वल टू 5A। कोई डाउट इसमें? सही है। अब ये आ गया ना, ए आ गया तो करना पड़ा। अब नेक्स्ट, T इज इक्वल टू कितना बोलो? 5G प्लस 5A, सही, 5G प्लस 5A। एक बात बताओ, अगर वो एक्सेलरेशन तेज कर दे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह 4, 5, 6 कर दे, तो टेंशन की वैल्यू
चेंज होएगी। तो मत सोचना कि टेंशन कांस्टेंट है, पर अगर वो रेस्ट पे खड़ा रहे, बस लटक गया, ए क्या हो जाएगा 0, ए 0 में टी क्या हो जाएगा 5G। तभी तो बार बार कह रहा था आज की प्रॉब्लम है कि सिस्टम रेस्ट पे है ताकि टी 5G इक्वल हो जाए। पर अगर सिस्टम रेस्ट पे नहीं है और ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो टी क्या हो जाएगा 5G + 5 है। आपको ये फील आ रहा होगा कि इस केस में, ये तो लिफ्ट वाला केस हो गया, जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करती है तो नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं रहता, m/g + a। ऐसे यहां पर भी m/g + a। तो जो मैंने असाइनमेंट आपको होमवर्क दी थी ना लिफ्ट वाली, उसमें क्वेश्चन थे ये, टेंशन क्या हो जाएगी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी मैक्सिमम, ऐसा था कुछ। तो यही तो था वो केस। अगर आप कोई टेंशन वाली चीज़ को या रस्सी को ऊपर एक्सेलरेट करवाते हो, रेस्ट पे पड़ी हुई बॉडी की टेंशन क्या होती है mg, पर अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट करे ऊपर तो जहाँ g दिख रहा है, शॉर्टकट क्या था, g में ऐड कर दो g + a। और कोई नीचे रिटार्ड कर रहा है तो g में की जगह g - a, तो शॉर्टकट बन जाता है। वैसे बंदे का वेट mg है, ऊपर एक्सेलरेट करता है तो m/g + a, नीचे एक्सेलरेट करता है तो m/g - a। तो शॉर्टकट समझ में आ रहे हैं कैसे लग रहे हैं? और अगर शॉर्टकट नहीं भी आ रहे तो ये तो कहानी समझ में आ ही रही होगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है, ठीक है ये बंदा ऊपर चढ़ रहा है, सही है, और मुझे ये भी बात समझ में आ गई कि इसके अंदर अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो टेंशन की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो मतलब एक्सेलरेशन 2 करे बंदा, फिर 3 करे, 4 करे, 5 करे, 6 करे, कोई फर्क ना पड़ता, जितनी मर्जी मतलब जितनी मर्जी तेज ऊपर चढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन तेज करने से टेंशन बढ़ेगी। अब रस्सी ये कहती है कि भाई देख, मेरी भी कोई लिमिट है टेंशन सहने की, और इतनी टेंशन देगा तो मैं मर जाऊंगी, टूट जाऊंगी, ठीक है। तो रस्सी कहती है कि 1000 न्यूटन की टेंशन से ऊपर मैं नहीं टॉलरेट कर पाऊंगी। अगर तूने 0.1 न्यूटन भी 1000 न्यूटन से ज़्यादा कर दिया तो मैं टूट जाऊंगी। तो रस्सी मुझे क्या बता रही है, टी मैक्स। तो टी मैक्स कितना है 1000 न्यूटन। तो अब ये बंदा ऊपर चढ़ना चाहता है, और अगर ये इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ जाएगी 1000 एक्सेलरेशन से, ये रस्सी तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि अगर ये अपनी एक्सेलरेशन बढ़ाता गया और इसने अगर ये 1000 से ऊपर कर दी वैल्यू तो इसकी रस्सी टूट जाएगी। इसका मतलब जब कोई कमज़ोर रस्सी हो और बंदा ऊपर चढ़ रहा हो, उसको इंस्ट्रक्शन दे देना, भाई एक्सेलरेट मत करियो, आराम से चढ़ियो, क्योंकि अगर तू तेज चलेगा तो टेंशन बढ़ेगी और रस्सी टूट जाएगी। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो बहुत तेज स्पीड बढ़ाने से रस्सी टूट सकती है, टेंशन मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड कर सकती है। स्टेप समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो इसमें क्वेश्चन है कि बताओ इस फायरमैन को क्या इंस्ट्रक्शन दोगे कि इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या रखे ये, कि इससे ऊपर ये ना जाए। अगर ये इससे ऊपर गया तो टेंशन एक्सीड कर जाएगी और रस्सी टूट जाएगी। तो कुछ तो इसकी लिमिट होगी मूव करने की। तो एक काम करेंगे, यहां पर हम क्या पुट करेंगे, टी की जगह टी मैक्स। तो फिर मुझे ए की जगह भी क्या पुट करना पड़ेगा, ए मैक्स। टेंशन अगर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी फिर मैक्सिमम है। तो अगर टी मैक्स की वैल्यू 1000 है, इज इक्वल टू 5 × 10 + 5 × ए मैक्स। यहां से सॉल्व कर लेना, क्या आ जाएगा, ए मैक्स। तो ये फायरमैन की मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगी। इससे ऊपर उसको इंस्ट्रक्शन दे देना कि वो मूव ना करे, नहीं तो गिर जाएगा, रस्सी तोड़ देगा, वो रस्सी टूटेगी उसकी। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी में कोई टेंशन नहीं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0, टेंशन 5G है, मतलब मिनिमम है। रेस्ट पे भी वही है और कांस्टेंट पे भी। तो अगर वो बंदा 100 की स्पीड पे कांस्टेंट चढ़ रहा है, कोई डर नहीं, रस्सी नहीं टूटती, सेम सही रहेगी, सेफ है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जो अरेंजमेंट जिसमें रस्सियाँ लगी होती हैं उसको बहुत एक्सेलरेट नहीं करवाया जाता, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी तेज भगाया जाता है ताकि एक्सेलरेशन कम हो, टेंशन और वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, जहाँ जहाँ इसकी एप्लीकेशन है। अब यूँ तो आपके घर में लिफ्ट लगी है, होटल में लिफ्ट लगी है, लिफ्ट को क्या आपको लगता है ऐसी मोटर नहीं आती होगी, आप बटन दबाएं और सेकंड्स में ऊपर? क्यों नहीं आती होगी? दुनिया में बहुत कुछ आता है, मोटर ही तो है। यहाँ लोग स्पेस में जाने को तैयार बैठे हैं अभी आजकल, कि स्पेस में जाने वाले हैं घूमने के लिए, और ये तो फिर मोटर की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो आती है, पर देखो ना अगर लिफ्ट बहुत तेज एक्सेलरेट करेगी रस्सी पे जोर पड़ेगा और एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा है, वो एक्सीड कर सकती है बहुत तेज एक्सेलेशन के साथ। तो एक्सेलेशन बहुत कम रखी जाती है घरों की और होटल की लिफ्ट की, ताकि कोई बात नहीं, बंदा 10 सेकंड में 15 सेकंड में पहुंच जाएगा, कोई तूफान नहीं बचा, 1 सेकंड में कुछ नहीं उसमें हो जाएगा। बट आप समझ सकते हो एक्सीडेंट होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है उसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? 0.8 एक्सेलेशन है, मैंने पढ़ी है स्पेसिफिकेशन, 0.8 0.51 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की लिफ्ट की होती है। घरों की लिफ्ट 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलती है, 0.5 पे चलती है कहीं तो। 0.5 कुछ भी नहीं होता यार, पता ही नहीं लगता बंदा अंदर गया और ऊपर भी जा रहा है, फर्क ही नहीं पता लग रहा। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसमें सपोज करो उल्टा काम करते हैं, ये फिर वही इसी बंदे को बनाते हैं, ये देखो फिर ये अब ये नीचे उतरेगा विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, तो टेंशन बनाते हैं टी, टेंशन बनाते हैं टी। ये देखो इसका वेट कितना है mg, mg मतलब 5 kg है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5g बना लो। तो नीचे उतर रहा है, जब नीचे उतर रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगी, अब 5g माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू ए। लिखो इक्वेशन, जब ये नीचे एक्सेलेरेट करेगा तो फिर 5g माइनस टी इज इक्वल टू 5a। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, तो देखो 5g माइनस टी इज इक्वल टू 5। अब सोचो उस बंदे को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो एक काम कर, एक्सेलरेट कर, नीचे जल्दी उतर, एक्सेलरेशन बढ़ा, 1 की जगह 2 की जगह 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। तो जब वो एक्सेलरेशन बढ़ाएगा तो मुझे एक बात बताओ, ये जो टर्म है वो तो क्या है, कांस्टेंट है, या उल्टा कर लो, ये लो टी ऐसे लिख लो, टी इज इक्वल टू 5g माइनस 5 है, एक ही बात है। तो ये टर्म क्या है, ये कांस्टेंट है। अब मैथ सबको आता है, अगर वो ए बढ़ाएगा तो ये टर्म बढ़ेगी, कांस्टेंट में से बढ़ती हुई टर्म माइनस होगी तो ये टर्म घटेगी। तो अगर वो तेज एक्सेलरेट करेगा तो उस केस में रस्सी सेफ है, नीचे उतरते हुए तो जल्दी एक्सेलरेट करना चाहिए ताकि रस्सी में टेंशन क्या होती जाएगी, कम। एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो टेंशन कम होती जाएगी। सोचो एक आर्मी का कोई बंदा आपने देखा होगा, आर्मी वाले उतरते हैं हेलीकॉप्टर से, नीचे उतरते हैं बहुत तेज, एक बार एक के बाद एक के बाद एक, कैसे बहुत हाइट से उतरते हैं, तो रस्सी नीचे गिरती है, एक बंदा पकड़ता है और फटाफट से नीचे, वो ग्लव्स पहन रखे होते हैं और फटाफट नीचे उतरते हैं, एक्सेलरेट करते हैं वो। और सोचो कोई आर्मी वाला कह रहा है कि यार ये तो जंप है ही कुछ नहीं, रस्सी क्या पकड़नी, यहाँ से यहाँ तक जंप मार रहे हैं, तो रस्सी क्या पकड़नी, सीधे जंप मार गया, यानी कि एक्सेलरेशन उसने क्या कर ली अपनी, रस्सी चाहिए ही नहीं कहता, जीरो, और सॉरी एक्सेलरेशन क्या कर ली, जी, फ्री फॉल में आ गया, एक्सेलरेशन जी, 5g माइनस 5g इज जीरो, कहते रस्सी की जरूरत नहीं, इसको अपने पास रखो, टेंशन जीरो, रस्सी चाहिए ही नहीं, मैं खींचूंगा ही नहीं रस्सी। यानी कि अगर कोई फ्री फॉल में जाएगा तो टेंशन रस्सी में क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि उसको जोर ही नहीं पड़ रहा रस्सी को, वो तो फ्री फॉल में है। तो समझ में आ रहा है, लिफ्ट को नहीं छोड़ सकते ऐसे फ्री फॉल में, भारी है ना, खींचना भी पड़ेगा, झटका मार देंगे एकदम। हाँ वो अच्छी बात है, आप एक्सेलरेट करवाओ नीचे की तरफ ताकि टेंशन कम हो, पर प्रॉब्लम है इतनी बड़ी 4-4 8-8 बंदे बैठे हैं लिफ्ट में, लिफ्ट का अपना मास है, उसको रोकना भी तो है, वो भी तो फिजिक्स है। देखिए कूदेगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें?